मॉर्निंग क्लास बीकॉम फाइनल ईयर की ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक में आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस चल रहा था, जिसमें हम रेशो डिस्कस कर रहे थे। एक्टिविटी रेशो में हम स्टॉक टर्नओवर रेशो डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे डेटर टर्नओवर रेशो। इसको डेटर टर्नओवर रेशो और रिसीवेबल टर्नओवर रेशो भी बोलते हैं। मीनिंग यही है क्योंकि इट्स डायरेक्टली रिलेट टू द डेटर, क्योंकि यह अनुपात देनदारों की वसूली का गुणात्मक विश्लेषण करने के लिए ज्ञात किया जाता है। इसमें संस्था के कुल देनदारों और शुद्ध उधार विक्रय के संबंध में स्थापित करके यह ज्ञात किया जाता है कि विक्रय का सेल्स का कितना पार्ट, विक्रय का कितना भाग देनदारों के रूप में असंग्रहित रह गया है। यानी कि आपने कितना उधार माल बेचा होगा तो उसमें से कितना आपको रिसीव हो चुका और कितना बचा हुआ रह गया है जो अभी भी आपको रिसीव होना बाकी है। तो सेल्स का कितना पार्ट देनदारों के रूप में असंग्रहित रह गया है, यह आप किस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर्मूला है आपका डेटर टर्नओवर रेशो। आपको फाइंड आउट करनी है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और एवरेज रिसीवेबल। एक कंडीशन आपकी जो एवरेज रिसीवेबल, जैसे मैंने आपको स्टॉक टर्नओवर में भी बताया था, तरीका वही है एवरेज निकालने के लिए। जैसे आपने एवरेज स्टॉक निकाला, ऐसे आप एवरेज रिसीवेबल निकालोगे। ओपनिंग डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल प्लस कर दोगे क्लोजिंग डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला रहा है। सपोज अगर विक्रय की लागत यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज स्टॉक के बारे में अगर कोई भी किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक का प्रयोग किया जाएगा। दैट मीन्स अगर आपके पास में क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में कुछ नहीं बता रखा है तो आप उसके प्लेस पर सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। अब सेकेंड दे रखा है इसी में कंडीशंस की कंडीशन, अगर यदि शुद्ध उधार विक्रय की राशि ज्ञात ना हो, अगर आपको नेट क्रेडिट जो रेवेन्यू है, आपका जो सेल है, उसकी भी अमाउंट आपको पता नहीं है, तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो रेशो है कुल शुद्ध विक्रय के आधार पर भी ज्ञात कर ली जाएगी। अगर आपको नेट क्रेडिट सेल अवेलेबल नहीं है, क्वेश्चन में पता नहीं है, तो आप नेट सेल के आधार पर भी इसे फाइंड आउट कर लोगे। और ऐसा तभी किया जाना चाहिए जब नगद विक्रय की राशि नगण्य हो, यानी कि आपकी जो कैश सेल्स है उसकी जो अमाउंट है बहुत नॉमिनल है। अगर वर्ष के प्रारंभ में, स्टार्टिंग में और अंत में देनदारों और उधार विक्रय संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं है, दैट मीन्स आपके पास ओपनिंग डेटर और बिल्स रिसीवेबल की जो अमाउंट है या डेटा उपलब्ध नहीं है, इसी तरह क्लोजिंग का भी नहीं पता आपको, तो कुल शुद्ध विक्रय यानी कि टोटल नेट सेल्स और आपके साल के जो अंत में डेटर हैं उनमें से इस रेशो को कैलकुलेट किया जा सकता है। डेटर टर्नओवर रेशो, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या क्लोजिंग रिसीवेबल। तो कंडीशंस दो दे रखी होंगी, या तो क्वेश्चन में आपको ये वाली डाटा अवेलेबल होंगे या फिर वो ये वाले होंगे। ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड। यह जो पीरियड होता है वो देनदारों से धन संग्रह या वसूली के औसत समय को प्रदर्शित करती है। जैसे मैंने आपको स्टॉक टर्नओवर रेशो में भी बताया था कि कितने टाइम में, हाउ फास्टली योर स्टॉक टर्न इनटू सेल, आपका स्टॉक कितनी जल्दी सेल में बदल जाता है। उसी तरह आपको ये देखना है कि एवरेज जो कलेक्शन पीरियड है वो ये एक टाइम ड्यूरेशन अवधि बताता है कि देनदारों से आपको जो रिसीव होगा धन संग्रह या वसूली का टाइम कितना लग रहा है, औसत समय को प्रदर्शित करती है। और औसत वसूली अवधि ज्ञात करने के लिए व्यापारिक प्राप्तियों दैट मीन्स ट्रेड रिसीवेबल्स में औसत दैनिक उधार विक्रय को डिवाइड करना होगा। फॉर्मूला दे रखा है। एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकालोगे, एवरेज रिसीवेबल कितने हैं आपके, औसत कितना आपको रिसीव होना था, और क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर कितनी आपने पूरे साल में उधार बिक्री की है, इंटू कर दोगे आप नंबर ऑफ मंथ्स और डेज इन अ ईयर, कि कितने महीने लग रहे हैं या कितना आपको डेज लग रहे हैं एक साल में रिसीव होने में अपनी उधार बिक्री का रुपया। ठीक है। या फिर
एवरेज कलेक्शन पीरियड ऐसे भी निकाल सकते हो आप, मंथ्स और डेज इन अ ईयर, या फिर डिवाइड कर दोगे डेटर टर्नओवर रेशो। दैट मीन्स आपके पास एवरेज रिसीवेबल नहीं है, तो जैसे आपने एवरेज आपका जो डेटर टर्नओवर रेशो निकाली थी उसको भी आप नीचे डिवाइड करके अपना एवरेज कलेक्शन पीरियड निकाल सकते हो। रिसीवेबल, यहाँ पर जो रिसीवेबल शब्द लिया है, एवरेज रिसीवेबल क्या है, डेटर प्लस रिसीवेबल। रिसीवेबल दोनों ही तरह के हैं आपके, जो आपके डेटर से रिलेटेड है या जितने आपके रिसीवेबल हैं। अब क्या किया जाता है, जो प्राय जनरली ऐसे टेंडेंसी है कि प्राय विश्लेषकों को उधार विक्रय के आंकड़े प्राप्त नहीं होते हैं। जो उसको एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हम एनालिसिस का काम कर रहे हैं, रेशो एनालिसिस कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस कर रहे हैं, वो कहते हैं कि अगर उनको, जनरली ऐसा ही होता है कि उनको क्रेडिट सेल के डेटा मिलते ही नहीं हैं, क्योंकि ये तथ्य प्रकाशित वित्तीय विवरणों में नहीं मिलते। जितने भी आपके जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं उसमें पब्लिश ही नहीं होते ये सब चीज़ें। तो ये जो आपके उधार विक्रय के स्थान पर शुद्ध विक्रय के आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है।